हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका किशोर सर और ये है आपका अपना चैनल न्यूक्लियर केम फोरम। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक डेफिनेशन जो एंथैल्पी चेंज पे बेस्ड है। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस अगर देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे हैं, लाइक एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, वेपराइजेशन है, फ्यूजन है, सोल्यूशन है, कंबशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, एटमाइजेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे टोटल 7 अलग अलग बेसिक डेफिनेशंस है। कुछ बेसिक डेफिनेशन शॉर्ट में है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस को हमें टर्मिनोलॉजी के साथ में, डेफिनेशंस के साथ में कुछ पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है, तो ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा। सातों के 7 डेफिनेशंस को अगर हम एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो 1 और 1.5 आवर्स के ऊपर चला जाएगा वीडियो। तो इतना लेंदी वीडियो मुझे नहीं लगता आप देख पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, जो 7 डेफिनेशंस है ना, उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से मैं वो सातों डेफिनेशंस को 5 अलग अलग सेशंस में आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये जो पहला सेशन है बेसिक डेफिनेशन एंथैल्पी चेंज का, उसमें हम पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। बट एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन का डेफिनेशन पढ़ने के पहले हम देखते हैं एंथैल्पी का डेफिनेशन जो रिएक्शंस के लिए ही लागू है। ठीक है, अब एंथैल्पी चेंज का इसके पहले जो हमने डेरिवेशन डिराइव किया था, वो डेरिवेशन का जो डेफिनेशन था वो अलग है। यहां पर सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए ही एंथैल्पी चेंज का डेफिनेशन हमें लिखना है। यहां पर एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, और ये आपको याद रखना होगा, और याद रखना भी आसान है। डेल्टा H इक्वल्स टू HP माइनस HR। हियर H स्टैंड फॉर एंथैल्पी, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट एंड R स्टैंड फॉर राइट रिएक्टेंट। ठीक है, माइनस साइन को डेफिनेशन में अगर लिखना है तो हम उसे सब्सट्रैक्शन तो नहीं बोल सकते, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, डिफरेंस। ठीक है, देखिए डेफिनेशन कैसे बनती है। एंथैल्पी चेंज इज डिफाइंड एज इट इज अ डिफरेंस नॉट बिटवीन, इन द बोलना है, इट इज अ डिफरेंस इन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, डेफिनेशन तो आसान है, बट आपको ये डेफिनेशन यहां तक नहीं लिखनी है, आगे में और भी पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट मैं आपको ना बता देता हूं, वो पॉइंट जरा याद रखिएगा। सबसे पहला, जो रिएक्शन है ना, उस रिएक्शंस के लिए ही एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन लागू है। अदरवाइज और कोई सिस्टम या फिर कोई चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं तो वो डेल्टा H का जो डेरिवेशन हमने डिराइव किया था, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V वाला, वो डेफिनेशन लागू होगी। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज के ये डेफिनेशन के लिए 3 चीजें अच्छे से याद रखिए। सबसे पहला कि रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। दूसरा, रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है और जो भी प्रोडक्ट्स है उनका फिजिकल स्टेट डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट फिजिकल स्टेट का मतलब क्या? अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है तो उसको S में लिखिए, लिक्विड में है तो L में लिखिए, गैस में तो G में लिखिए, ये मेंशन करना होगा। ठीक है, और तीसरा, एंथैल्पी चेंज अगर आपको रिएक्शंस के लिए कैलकुलेट करना है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट करना होगा। कुछ रिएक्शंस के लिए प्रेशर भी कांस्टेंट करना होता है, पर वो देखेंगे डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें। अब देखिए डेफिनेशन कंप्लीट कैसे होती है, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाए तो आपको ये डेफिनेशन ऐसी लिखनी है, इट इज अ डिफरेंस इन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इट इज अ डिफरेंस इन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हैविंग अ डेफिनेट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डेफिनेशन आसान है, बस थोड़ा सा पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं और आप भी मेरे साथ में बोलिए कैसे। एंथैल्पी चेंज इज डिफाइंड एज इट इज अ डिफरेंस इन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक बोला हमने, ठीक है ना। इट इज अ डिफरेंस इन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन having a definite physical state of reactant and product at constant temperature। समझ में आया? अगर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है तो वो आप फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर दीजिए, वीडियो को फिर से सुनिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ,
It is a difference in the enthalpy of product and enthalpy of reactant in a balanced chemical reaction having a definite physical state of reactant and product at constant temperature. This is known as enthalpy change. अच्छा, इस enthalpy change को ना हम enthalpy of reaction भी कहते हैं. ठीक है, बढ़िया. तो मैं अभी इसे मिटा दे रहा हूं और अब हम पढ़ते हैं enthalpy of reaction का पहला बेसिक डेफिनेशन, जो कि है enthalpy of फेज ट्रांजिशन. ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा. कम से कम याद रहेंगे तो डेफिनेशन बनाने के लिए तो आसान हो जाएंगे ना. हाँ, तो अब पहला बेसिक डेफिनेशन हमारे इस वीडियो का वो है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. अब ये फेज यानी क्या होता है? फेज का मतलब होता है स्थिति. स्थिति का मतलब स्टेट. स्टेट का मतलब कोई भी सब्सटेंस जो आपने रिएक्ट करने के लिए लिया हो, तो वो सब्सटेंस कौन से स्टेट में अवेलेबल है. वो सॉलिड में है, लिक्विड में या गैस में है. ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये दूसरा और कुछ नहीं, फेज ही है. ठीक है. फेज का मतलब स्टेट. ट्रांजिशन का मतलब कन्वर्जन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने की प्रोसेस है ना, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं. अब फेज ट्रांजिशन में एक्चुअली क्या होता है? ये कन्वर्जन की प्रोसेस है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ. अब कन्वर्जन 3 प्रकार के हो सकते हैं. पहला, सॉलिड से लिक्विड में, देन लिक्विड से गैस में, देन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में. ठीक है. अब सॉलिड से जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं ना? फ्यूजन. ठीक है. जब आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे नाम देते हैं वेपोराइजेशन. ठीक है. और जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं ना? सब्लिमेशन. मजाक के तौर पे आप इसे बब्लिमेशन बोल सकते हैं, है ना. ठीक है, बट ये लिखने के लिए अच्छा नहीं रहेगा. तो देखिए, अब फेज ट्रांजिशन का डेफिनेशन कैसा रहेगा? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं द एंथैल्पी चेंज, है ना. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू अनदर फॉर्म, या फिर वन स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू अनदर स्टेट, लाइक फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर्स और सॉलिड टू वेपर्स. बट यहां पर एक बात याद रखना आपको. क्या? किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करिए, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करिए, या फिर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करिए, ये प्रोसेस करते वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज़, कंपोजिशन में बदलाव नहीं होना चाहिए. सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन में बदलाव नहीं होना चाहिए. ये तीनों पॉइंट को याद रख के अभी मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं, तो सुनिए अभी. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इनटू अनदर फॉर्म. समझ में आया ना? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इनटू अनदर फॉर्म, या फिर इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फेज इनटू अनदर फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विदाउट अफेक्टिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन. आसान है, फिर से बता रहा हूं मैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. ठीक है. अब आप लिख लीजिए, मैं कंप्लीट डेफिनेशन बता रहा हूं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर्स और सॉलिड टू वेपर्स at constant temperature and at constant pressure without affecting chemical composition, right? That is known as a enthalpy of phase transition. ठीक है, बहुत आसान है. अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं enthalpy of fusion को. तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ, आप इसे लिख कर रख सकते हैं ताकि डेफिनेशन बनाने के लिए आसानी हो. बट हमें याद है तो जाने दीजिए. तो सबसे पहला एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में सबसे पहला डेफिनेशन आएगा ए नंबर, स्मॉल ए नंबर देते हैं इसे. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मैं लिख देता हूँ. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. अब ये जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ना, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा एच एफ यू एस.
अब ये FUS कभी कभी डेल्टा के बाजू में भी लिखा जाता है, कुछ टीचर उसे वैसा लिखते हैं, मैं ऐसा लिखता हूँ, चलेगा, फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए देखिए फिर, अब फ्यूजन का मतलब क्या, सॉलिड, और ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। अब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लेंगे तो उसका अमाउंट कितना लेंगे आप, 1 मोल, है ना, ठीक है। और कौन सा सॉलिड लेंगे, वो कोई भी सॉलिड हो सकता है। तो अभी बोलेंगे कैसा, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, या फिर हाँ यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करिएगा, गेट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू, पूरे तरीके से कन्वर्ट होना चाहिए। सुनिए अभी, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सॉलिड गेट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म at constant temperature and pressure is known as enthalpy of fusion। समझ में आया, फिर से बता रहा हूं मैं, अच्छे से सुनिए। when 1 mole of any solid substance gets converted into its sorry मैं फिर से बता रहा हूं, when 1 mole of any solid substance gets completely converted into its liquid form at constant temperature and at constant pressure is known as enthalpy of fusion। आसान है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मान के चलिए आपके पास में आइस है, तो उसे हम आइस को कैसे लिखेंगे, H2O सॉलिड। ये बहुत बेहतर एग्जांपल है। तो H2O सॉलिड को जब आप H2O लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, जाहिर सी बात है आपको बर्फ को पिघलाना होगा, और बर्फ को पिघलाने के लिए आप एनर्जी सप्लाई करेंगे। अब एनर्जी सप्लाई आप कर रहे हैं, बट वो जो बर्फ है, H2O सॉलिड है, आइस है, वो तो हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ये जो डेल्टा H है, इसका साइन आएगा पॉजिटिव, वैल्यू जो भी है उसका साइन रहेगा पॉजिटिव। अब डेल्टा H में साइन पॉजिटिव होना, इसका मतलब, अब मुझे वो नाम बताना पड़ेगा, हालांकि हम वो टॉपिक तो पढ़े नहीं है, पर इसके ये जो टॉपिक अभी सेशन 5 खत्म होंगे ना, उसके बाद में हमें वही टॉपिक पढ़ना है। तो उसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक ऐसा नाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर डेल्टा H पॉजिटिव रहा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमेशा एब्जॉर्ब होती है। तो हीट जब एब्सॉर्ब की जाती है तो डेल्टा H पॉजिटिव लिखा जाता है, वैल्यू कुछ भी है, ठीक है। सो 1 मोल H2O सॉलिड gets completely converted into H2O liquid form. The reaction is endothermic because when H2O solid want to convert into H2O liquid, amount of heat should get absorbed। तो जब तक H2O solid हीट को एब्सॉर्ब करेगा नहीं, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा नहीं। और जब 1 मोल का कोई भी H2O सॉलिड H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसका डेल्टा H का वैल्यू आता है 6.07 किलो जूल पर मोल। मुझे लगता है 6.01 है, हाँ ये वैल्यू मुझे तो याद है, ठीक है। और आपको भी याद रखनी पड़ेगी एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। छोटी है, चलता है, समझ में आया। तो ये है आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। हम इसे ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि ये हो जाएगा याद। क्यों होगा याद, क्योंकि फ्यूज़न याद करने के लिए इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, वेपराइजेशन, देन सब्लिमेशन। तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े बहुत शब्दों का फर्क है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन आपको याद तो हो जाएगी। अब हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जगह अब पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा H VAP, और यहां पर ये प्रोसेस अभी लिक्विड से कन्वर्ट होकर गैस में बदलती है ना, इसको तब्दीली कहते हैं। अब आपको क्या करना है, बस सॉलिड की जगह लिक्विड रिएक्टेंट में रहेगा, और यहां पर लिक्विड की जगह गैस रहेगा प्रोडक्ट में। बाकी तो लेना 1 मोल ही है। डेफिनेशन कैसा आएगा, अब सुनिए। अब जरा फ्यूजन के डेफिनेशन को याद करिए, वेपराइजेशन के डेफिनेशन को सुनिए। क्या चेंजेस है वर्ड्स में, वो आप ध्यान से सुनिएगा। When 1 mole of any liquid gets completely converted into its gaseous form, मैं फिर से बोल रहा हूं, when 1 mole of any liquid gets completely converted into its gaseous form at constant temperature and at constant pressure,
आसान है ना, पहले वाला भी आ गया होगा, ये वाला भी आ गया, या फिर आप पहले वाला डेफिनेशन अच्छे से करिए, ये दूसरा और तीसरा डेफिनेशन आ जाएगा, भरोसा रखिए. So when 1 mole of any liquid gets completely converted into its gaseous form at constant temperature and at constant pressure, the enthalpy change is known as heat of vaporization या फिर enthalpy of vaporization. ठीक है. अब यहां पर जब आप ये कन्वर्जन करते हैं, तो आप जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लिक्विड गैस में तब कन्वर्ट होता है, वाटर स्पेशली वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. बट मैं आपको यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन बता रहा हूँ. सबसे पहला, जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉईल कर रहे हो, सुन लीजिए अच्छे से, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप इसको बॉईल कर रहे हो ना H2 लिक्विड को, तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसका एंथैल्पी चेंज का वैल्यू आता है प्लस 40.0 किलोजूल पर मोल. अच्छे से याद रखिए कितना रहता है, 40.0 किलोजूल पर मोल. ये कब, एट 100 डिग्री सेल्सियस. अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप लिक्विड को, वाटर को कन्वर्ट कर रहे हो उसके गैसियस फॉर्म में, तो ठीक है. बट अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहे हो, मींस एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका वैल्यू आता है 45.07 किलोजूल पर मोल. ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है. सो H2 लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2 गैस. H2 gas at 100 degree Celsius having a delta H values 40.0 kilojoule per mole and at 25 degree Celsius having a 45.07 kilojoule per mole. समझे, ये है आपका वेपराइजेशन. अब इसके बाद में तीसरा और आखिरी, ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है. अब मैं मिटा रहा हूं, तो मैं अभी पूरा ही मिटा देता हूं क्योंकि हमें थोड़े से ज़्यादा इक्वेशन लिखने होंगे. और एक बात याद रखिए, आप, मैं जो भी रिएक्शन लिख रहा हूँ ना उसमें फिजिकल स्टेट याद से लिख रहा हूँ. अगर आप नहीं लिखते हैं तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है. लास्ट थर्ड नंबर, दैट इज हीट ऑफ या फिर एंथैल्पी ऑफ, क्या कहेंगे उसे ना, सब्लिमेशन. ठीक है. अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H SUB. ठीक है, वो सब्सटेंस नहीं है, सब्लिमेशन है. अब इसमें क्या होता है, H2O सॉलिड, ये हमें कन्वर्ट करना है H2O गैस में, लिक्विड में नहीं, गैस में. अगर लिक्विड में कन्वर्ट करते तो वह वेपराइजेशन हो जाएगा, सॉरी फ्यूजन हो जाएगा. तो H2O सॉलिड को जब आप H2 गैस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. उसका वैल्यू हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा है, बस वो आपको आना चाहिए. चलिए डेफिनेशन बनाते हैं. व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सॉलिड, अब यहाँ पर एक नया वर्ड आपको ऐड करना होगा. व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सॉलिड गेट्स डायरेक्टली, कंप्लीटली की जगह पे आपको वर्ड इस्तेमाल करना है डायरेक्टली. When 1 mole of any solid gets directly converted into its liquid form, है ना. When 1 mole of any solid get directly converted into its liquid form at constant temperature and at constant pressure, that is known as enthalpy of sublimation. ठीक है. अब enthalpy of sublimation जो है ना, ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाली भी प्रोसेस है या फिर डायरेक्ट स्टेप में होने वाली भी प्रोसेस है. कैसे, आप कैम्फर लीजिए और कैम्फर होता है सॉलिड फॉर्म में, आप उसको जलाइए, उसका लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ये हुआ डायरेक्ट स्टेप. और अगर आप आइस को लीजिए, वो आइस को पहले गर्म करिए तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन लिक्विड से गैस में. इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा H सब्लिमेशन इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन. हाँ, मैं लिख सकता हूं. आप ये दोनों का वैल्यू लिखेंगे तो भी डेल्टा H का सब्लिमेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. क्यों?
क्योंकि ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, यहाँ पर हीट एब्सॉर्ब की जा रही है। अब बात आती है वैल्यू की। ज़रा याद करिए, जब आप H2O सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे थे H2O लिक्विड में, उसका डेल्टा H का वैल्यू क्या आया था? 6.01 किलो जूल पर मोल, यह आया था ना? ठीक है। और जब आप H2O लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे थे H2O गैस में, तो उसका डेल्टा H का वैल्यूज दो अलग अलग आए थे। 100 डिग्री सेल्सियस पर आया था 40 किलो जूल पर मोल, एंड स्टैंडर्ड कंडीशन में आया था 45.07 किलो जूल पर मोल। तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं तो आता है 45.07 किलो जूल पर मोल। और जब आप ये दोनों कंडीशन को ऐड ऑन करते हैं तो आपको सब्लिमेशन का वैल्यू मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से 51 किलो जूल आना चाहिए पर मोल, आता भी है। तो 7 और ये कितना हो जाएगा? 8, ये 0, 6 5 11, 51.08। तो यहाँ पर आंसर आता है 51.08 किलो जूल पर मोल। तो फ्यूजन का, वेपराइजेशन का, दोनों का वैल्यू याद रखिए, सब्लिमेशन का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम तीनों डेफिनेशन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या आएगा? देखिए, सबसे पहला कौन सा है? हीट ऑफ फ्यूजन, है ना? When 1 mole of any solid when 1 mole of any solid gets completely converted into its liquid form at constant temperature and at constant pressure. ठीक है, ये वर्ड थोड़े से रिपीट हो रहे हैं मुझसे, जाने दीजिए, हम फिर से बोलते हैं। When 1 mole of any solid gets directly converted into its liquid form at constant temperature and at constant pressure, the enthalpy change is known as heat of what? Fusion. दूसरा heat of vaporization. When 1 mole of any liquid gets directly फिर completely converted into its gaseous form at constant temperature and at constant pressure, the enthalpy change is known as heat of vaporization. और ये है आपका sublimation का when 1 mole of any solid gets directly converted into its gaseous form at constant pressure and at constant temperature. ये है तीनों बेसिक डेफिनेशंस। बहुत अच्छे तरीके से याद करिए, वैल्यूज़ याद रखिए, और जो मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए 3 हर एक इसमें, वो भी याद रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नए एंथैल्पी चेंज का डेफिनेशन। मिलते हैं उस वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।